नमस्कार, चुनावी धमाका में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन नाराव और इस वक्त हम मौजूद हैं फिरोजाबाद में। 11 राज्यों की 93 सीटों पर तीसरे फेज की वोटिंग हो रही है। वोटिंग को शुरू हुए 9 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और वोटिंग की रफ्तार और कतार पहले दूसरे फेज से कहीं ज्यादा है। अभी शाम 4 बजे तक की जो रिपोर्ट हमारे पास आ रही है उसके हिसाब से 51% से ज्यादा की वोटिंग इन 11 राज्यों में हो चुकी है। आपको बुलेटिन में अपने ग्राउंड रिपोर्टर्स के पास लेके चलेंगे जो पोल बूथ की रिपोर्ट देंगे, सीट सीट की रिपोर्ट देंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें किस तरीके से यहां अभी तक वोटिंग हुई है। अगर आप वोटिंग परसेंटेज की बात करेंगे तो यूपी और बिहार में 47% वोटिंग अभी तक हो चुकी है 9 घंटे के अंदर। तो वहीं बंगाल और छत्तीसगढ़ में 58% वोटिंग हुई है। इसके अलावा गुजरात में 25 सीटों पर 47% मतदान हो चुका है, छत्तीसगढ़ में 58, असम में 63%, कर्नाटक में 54% वोटिंग हुई है, मध्य प्रदेश में दोपहर 3 बजे तक 54% वोटिंग हो चुकी है और महाराष्ट्र में दोपहर 3 बजे तक 43% वोटिंग हुई है। यानी मतदाताओं में हीट वेव या कहें लू की स्थिति के बावजूद जमकर वोटिंग किया है और ये संकेत है कि आखिरी के 2 घंटे, क्योंकि शाम 6 बजे तक वोटिंग है, आखिरी 2 घंटे में ये वोटिंग की रफ्तार और बढ़ेगी। मतदाताओं का मतदान केंद्रों पर आना बरकरार है। मैं इस वक्त फिरोजाबाद में मौजूद हूं। कांच की नगरी या कहें कि चूड़ियों की नगरी है और यहां से अक्षय यादव हैं, जबकि उनका मुकाबला बीजेपी के जगदीप सिंह के साथ है और यहां मुकाबला कांटे का है। पिछली बार चाचा शिवपाल विरोध में थे तो ये सीट एसपी के हाथ से निकल गई थी, लेकिन अब की बार चाचा शिवपाल यही है और जिन 93 सीटों पर वोटिंग हो रही है उसमें यूपी की 10 सीटें भी शामिल हैं, जिनमें मैनपुरी, बदायूं, फिरोजाबाद, ये सारी सीटें शामिल हैं। यादवों का इलाका है, यादव बेल्ट है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन आपको बताएं कि अब की बार बड़े बड़े दिग्गज इस फेज में मैदान में है। राघोगढ़ से अगर दिग्विजय सिंह सामने मैदान है तो विदिशा से शिवराज चौहान मैदान में है, गांधीनगर से अमित शाह मैदान में है, तो बारामती से सुप्रिया सुले मैदान में है, जहां उनका मुकाबला उनके खुद भाभी से है, सुनेत्रा पवार उनके सामने है। मैनपुरी से डिंपल यादव मैदान में है, बदायूं से शिवपाल के बेटे आदित्य मैदान में हैं, तो खुद अक्षय यादव यहां से मैदान में है। अब जरा आपको बता दें कि यूपी की 10 सीटों पर क्या वोटिंग परसेंटेज रहा है। यूपी की 10 सीटों पर अब तक कुल मिलाकर 47% वोटिंग हो चुकी है। आगरा में 44%, बदायूं में 45%, बरेली में 46%, हाथरस में 45%, मैनपुरी में 47%, संभल में सबसे ज्यादा 52% मतदान अभी दोपहर 3 बजे तक हो चुका है, एटा में 49% और जिस फिरोजाबाद में मैं मौजूद हूं वहां पर 48% वोटिंग हो चुकी है। तो कुल मिलाकर एवरेज 47% का है। सवाल यह है कि क्या पहले और दूसरे फेज की तरह 62 और 66% का आंकड़ा ये वोटिंग छू पाएगी या नहीं, इस पर सबकी निगाहें। लेकिन जिस तरीके से लगातार लू चल रही है, तापमान 42 के पार है, इसे अच्छा वोटिंग परसेंटेज कहा जा सकता है। मैनपुरी से डिंपल यादव मैदान में और वहां से मेरी सहयोगी रुचि कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। रुचि जी, मैनपुरी में क्या तस्वीर आपको नजर आ रही है? चुनाव से ठीक पहले महाराणा प्रताप की मूर्ति को लेकर एक विवाद भी देखा गया, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई थी, लेकिन अभी तक की वोटिंग में मतदाताओं का मिजाज आपको क्या नजर आ रहा है? आपका बूथ आंकलन क्या कहता है? देखिए, सुबह से हम लोग यहाँ पर है मैनपुरी में, अलग अलग पोलिंग बूथ्स पे जा रहे हैं। सुबह हम सैफई में थे, जो मुलायम सिंह यादव का गांव है, जहाँ सैफई परिवार है, पूरा यादव परिवार, उनका पैतृक घर है वहाँ पर। उसके बाद हम मैनपुरी में गए, फिर किशनी में गए, इस समय हम भोगांव आए हैं, विधानसभा सीट है। और सब तरफ आपको मैनपुरी में, जैसे यूपी में पवन, आपने भी बहुत, आप यूपी के अलग अलग शहरों में, ज़िलों में गए, तो जो यूपी में आपको माहौल पूरा दिख रहा है, यहाँ थोड़ा सा आपको काफ़ी ऐसी एक सीट है जहाँ थोड़ा फ़र्क माहौल देखने को मिलेगा। और उसकी वजह भी ये है
कि ये यादव परिवार की सीट है। 1996 से ये समाजवादी पार्टी के पास है। 10 बार समाजवादी पार्टी जीत चुकी है और 2014 और 2019 में जब मोदी लहर थी तब भी ये सीट समाजवादी पार्टी ने जीती थी। अब 10 बार में से 8 बार ये यादव परिवार के पास रही है। 5 बार मुलायम सिंह यादव यहाँ से सांसद रहे हैं। अभी बाई इलेक्शन हुआ था, उसमें डिम्पल यादव यहाँ चुनाव जीती थी। यादवों का एक तरह से गढ़ माना जाता है। करीब 4 लाख के आसपास यहाँ यादव वोट है। तो इसलिए आपको यहाँ जब आप आएंगे पवन तो फर्क थोड़ा माहौल देखने को मिलेगा। हालांकि डिम्पल यादव से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि जो बीजेपी के लोग हैं वो सपा के लोगों को वोट नहीं डालने दे रहे, इसलिए सुबह से डिम्पल यादव गांव-गांव जा रही हैं, देख रही हैं बूथ पे, और यही शिकायत बीजेपी कर रही है। बीजेपी कह रही है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनके लोगों को मारपीट कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। लेकिन मैनपुरी की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर अगर आप वोटर्स से बात करेंगे तो उनसे बातचीत करने के बाद ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी का डिम्पल यादव का पलड़ा यहाँ पर भारी लग रहा है। बहुत सारे वोटर्स भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है? सुरेश यादव। अच्छा सुरेश यादव जी, क्या माहौल है यहाँ पे? यहाँ तो साइकिल का माहौल है। अच्छा, वजह कुछ नहीं, साइकिल का माहौल है। साइकिल चल रही है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिवा है। शिवा जी, आप तो यंग हैं। यहाँ क्या लग रहा है मैनपुरी में? साइकिल जीतेगी यहाँ से। अच्छा, हाँ, क्यों? हमें पता है बीजेपी हारेगी, साइकिल जीतेगी। आपका नाम क्या है? पंकज कुमार द्विवेदी। अच्छा द्विवेदी जी, क्या लग रहा है? ये लोग कह रहे साइकिल अरे ये झूठ बोले ने, अपने ख्वाबों में फूले हुए। ये बीजेपी की सीट निकलेगी 113 बार में। जीतेगी, साइकिल जीतेगी। अच्छा, जैसे ये सीट जो है जहाँ पर ये साइकिल की बात कर रहे हैं, 1996 से सपा का कब्जा। बीजेपी ऐसी सीट है मैनपुरी उत्तर प्रदेश की जहाँ बीजेपी कभी जीती ही नहीं आज तक, तो कैसे इतना कॉन्फिडेंस? लेकिन नहीं जीती है मैडम, फिर भी जीतने की कोशिश तो कर रहे हैं। मुलायम सिंह का क्षेत्र है, गृह जनपद है, तो इसलिए लेकिन लड़ाई तो है, लेकिन जीत रही है बीजेपी वाली। अच्छा, बीजेपी ने ताकत लगा रखी है। और पवन एक बात और बताए कि यहाँ की जो 5 विधानसभा सीट हैं उसमें 3 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। एक पे करहल जो विधानसभा है उसमें अखिलेश यादव खुद यहाँ से विधायक हैं, और दूसरा जसवंत नगर है उसमें शिवपाल यादव विधायक हैं। तो एक तरह से मजबूत गढ़ ये समाजवादी पार्टी का है, जो यहाँ पर बातचीत से भी नजर आ रहा है। जी बिल्कुल रुचि जी, आपने जिस तरह की बात कही, बदला हुआ माहौल है, उसको समझा जा सकता है। समाजवादी पार्टी की जड़ वाली ये सीट है जहां से खुद अखिलेश यादव विधायक हैं, उनकी पत्नी अगर मैदान में है तो समझा जा सकता है। 10 बार से लगातार सांसद है, ये माहौल समझा जा सकता है। मैं जहां फिरोजाबाद में मौजूद हूं, यहां भी कुछ ऐसी ही तस्वीर नजर आई। यादव वोटर्स का दबदबा यहां पर है। अक्षय यादव 2014 में यहां से जीते थे, लेकिन 19 में शिवपाल यादव की नाराजगी, लगभग 99,000 वोट शिवपाल यादव की पार्टी जो अलग बनाई थी उससे लिए थे, और 28,000 से सीट बीजेपी को मिली थी। लेकिन अब की बार यहां भी यादव परिवार कुनबा एक हुआ है, तो उसका जमीन पर असर दिख रहा है। यहां भी साइकिल की हवा ज्यादा दिखाई दी, क्योंकि ये इलाका यादव बेल्ट माना जाता है। ऐसा ही एक इलाका है बदायूं आपको लेकर चलते, मेरे सहयोगी शोएब रजा हमारे साथ हैं। बदायूं वो सीट है जहां से शिवपाल ने लड़ने का ऐलान हुआ था, बाद में सीट आदित्य यादव को दी, और बीजेपी ने वहां से संघमित्रा मौर्य का टिकट काटकर एक और मौर्य उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। तो शोएब, जमीन पर क्या जातीय समीकरण दिख रहे हैं? साथ ये भी बताइएगा कि शिवपाल यादव को बदायूं छोड़ने के लिए इलेक्शन कमीशन ने क्यों कहा? बिल्कुल, देखिए, अगर जातीय समीकरण की बदायूं की बात करते हैं तो बदायूं में साफ तौर पर मुस्लिम और यादव जो कॉम्बिनेशन है उसका असर दिखाई देता है समाजवादी पार्टी के पक्ष में, इसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि जो बसपा के कैंडिडेट है मुस्लिम खान उनका नाम है, और वो एक बार विधायक भी रह चुके हैं 2007 में बसपा से, और मायावती की तरफ से इसीलिए उनको टिकट दिया कि शायद कोई प्रभाव बदायूं में वो छोड़ पाए। लेकिन उस तरह से उनका जो असर है मुस्लिम वोटरों में वो ज्यादा नजर नहीं आ रहा, बल्कि हमने जो देखा है वो सपा की तरफ ज्यादा झुकाव
चुनाव बदायूं में दिखाई दिया। जहां तक अगर दूसरे वोटरों की बात है तो ऐसा नहीं है कि दुर्विजय जो सिंह है वो कोई कमजोर किसी तरह से नजर आ रहे हो, बल्कि वो बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 2019 में बीजेपी ने सीट निकाली और उसके बाद से ही बीजेपी ये कॉन्फिडेंट है कि इस बार भी भले ही यादव परिवार से सीधा उनका मुकाबला हो, पहले भी धर्मेंद्र यादव थे, 2019 में वो हारे थे, इस बार आदित्य यादव जो शिवपाल के बेटे हैं वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो जो लड़ाई है वो कांटे की है। बीजेपी किसी तरह से भी 19 की तरह ही इसको जीतना चाहती है, 14 की तरह ढिलाई नहीं रखना चाहती, इसलिए बदायूं में तमाम चीजें जो फैक्टर है वो दिखाई दे रहे हैं। किसी के भी पक्ष में नहीं कहा जा सकता कि ये भारी नजर आ रहा है, क्योंकि दोनों पक्ष मजबूती के साथ यहाँ चुनाव लड़ते दिखाई दे रहे हैं। आदित्य यादव को कड़ी चुनौती मिल रही है। जहां तक शिवपाल यादव की बात है, जो आपने सवाल किया कि इलेक्शन कमीशन ने उन्हें बाहर क्यों निकाला, तो देखिए जब प्रचार पूरा हो जाता है, खत्म हो जाता है मतदान से 2 दिन पहले, उस वक्त जो स्टार प्रचारक है या कोई भी इस तरह का अगर शख्स है जो प्रभाव डाल सकता है, प्रभावित कर सकता है किसी तरह से चुनाव को, तो ये कोशिश की जाती है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि उसको क्षेत्र छोड़ने के लिए कहा जाए। और यहाँ पर शिवपाल यादव के जो बेटे हैं वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में कल उन्हें कहा गया था कि आप यहाँ से चले जाएं। जब वो नहीं गए और जगह जगह पर वो जा रहे थे, कुछ इस तरह की खबरें इलेक्शन कमीशन को मिल रही थी कि यहाँ पर लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है, तमाम चीजें इस तरह की खबरें, तो फिर शाम के वक्त उनको जो प्रशासन के अधिकारी है वो बाकायदा बदायूं जो जिला है उसको पार करा कर आए। उनको कहा गया कि अब आप यहाँ मत आइएगा, जब वोट हो जाएगी फिर आप अपने बेटे से अपने बेटे जो बदायूं क्षेत्र है यहाँ आप आ सकते हैं। आज इसीलिए वो मैनपुरी या वोट भी डालने वहां पर गए और अपना जो क्षेत्र है उनका वहां पर वो गए हैं। तो कुल मिलाकर बदायूं में कड़ी टक्कर है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के दरमियान। और चूंकि मैं इस वक्त, क्योंकि तकरीबन 3 बजे के करीब तक हम बदायूं रहे, उसके बाद जो पड़ोस का ही लोकसभा क्षेत्र है बरेली, यहाँ पर हम पहुंचे हुए, जहां से मैं इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूं। लेकिन हमने दिन भर बदायूं में जरूर देखा, क्योंकि हमें आदित्य यादव के यहाँ से कुछ देर पहले एक कॉल जरूर आई थी उनके किसी आदमी ने, क्योंकि शिकायत मैनपुरी में भी है समाजवादी पार्टी के नेताओं की और बदायूं में भी वो करते नजर आ रहे हैं कि उनका जो बस्ता था वो तक फेंक दिया जा रहा है कार्यकर्ताओं का। ये तमाम जो शिकायतें हैं संभल से लेकर बदायूं और मैनपुरी तक समाजवादी पार्टी की तरफ से ये जरूर की जा रही है कि प्रशासन के अधिकारी या पुलिस उनको परेशान कर रही है, आरोप उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं। बीजेपी अपने तरीके से आरोप लगाती दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर सीट को जितना आसान हम समझ रहे हैं, मैनपुरी जरूर हो सकता है कि वहां पर यादव जो वोटर्स है उनका झुकाव हमेशा, चूंकि मुलायम सिंह यादव की तरफ से और पूरे यादव परिवार की तरफ से उस तरफ रहता है। लेकिन बदायूं में ये कहना थोड़ा जल्दबाजी है, कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने को मिल रही है। अभी ये नहीं कहा जा सकता है, 4 जून को ही यहाँ पता लगेगा कि दरअसल यानी बदायूं में कांटे की टक्कर है। बदायूं में शिवपाल यादव भले ही चुनाव ना लड़ते हों, लेकिन वो अपने बेटे के लिए मैदान में थे। उनके लिए अब की बार अग्नि परीक्षा है और अपने बेटे को जितवाने के लिए पूरा जोर लगाया है। अब देखना होगा 4 जून को नतीजे क्या आते हैं, लेकिन शोएब की ग्राउंड रिपोर्ट कहती है कि मुकाबला कांटे का है। अब आपको संभल लेकर चलते हैं। संभल में शफीकुर रहमान बर्क 2019 में सांसद थे, लेकिन चुनाव से ठीक पहले उनका देहांत हो गया। अब की बार उनके पोते मैदान में हैं और मेरी सहयोगी इला काज़मी वहां से मौजूद हैं। इला, मुस्लिम बहुल ये इलाका है, किस तरह का वोटिंग पैटर्न आपको नजर आया है? वोटिंग परसेंटेज में वो रिफ्लेक्शन दिखाई दिया है कि वोटिंग परसेंटेज 10 सीटों में सबसे ज्यादा संभल में है। वोटर क्या कह रहे हैं? क्या शफीकुर रहमान बर्क के ना होने से कोई सिंपैथी वेव लहर है उनके पक्ष में? देखिए पवन, बिल्कुल दिलचस्प मुकाबला है। संभल की अगर बात करें, यहाँ पे ज़ियाउल जो रहमान बर्क हैं, जो कि शफीकुर रहमान बर्क के पोते हैं, उनको सपा और कांग्रेस का यहाँ पर प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं यहाँ पर परमेश्वर लाल सैनी को भाजपा की तरफ से वोट दिया गया है और बसपा की तरफ से सौलत अली को। देखिए जो रास्ता है वो ज़ियाउर रहमान के लिए बहुत आसान नहीं है, हालांकि उनके पास जो सिंपैथी वोट है वो आ सकता है और साथ ही साथ मुस्लिम बहुल्य इलाका है। लेकिन बसपा ने यहाँ पर सौलत अली जो पूर्व विधायक रहे हैं उनको उतार करके दिलचस्प मुकाबला कर दिया है, क्योंकि अगर वो मुस्लिम वोट काटते हैं तो ये बात आसान नहीं होगी सपा के प्रत्याशी के लिए, रास्ता आसान नहीं होगा सपा के प्रत्याशी के लिए।
वहीं अगर वो दलित वोट, जो कि दलित यहाँ पर 2.5 लाख हैं और यादव यहाँ पर 1.5 लाख हैं, दलित और हिंदू वोट काटता है अगर बसपा, तो जो भाजपा के यहाँ पर प्रत्याशी हैं उनके लिए ये राह आसान नहीं होगी। तो यहाँ पर जो हमें देखने को मिल रही है वो कांटे की टक्कर ही देखने के लिए मिल रही है। और शफीकुर रहमान बर्क जी को 2019 में लगभग 50% से ऊपर वोट मिले थे और दूसरे नंबर पर रहे थे परमेश्वर लाल सैनी, जिनको लगभग 45% के आसपास वोट मिले थे। तो इस बार उनको दोबारा बीजेपी ने वोट प्रत्याशी बनाया है संभल से, लेकिन उनके लिए भी जो है राह आसान नहीं है। तो कांटे की टक्कर हमें संभल पर होते हुए दिख रही है। मुस्लिम बहुल इलाका ज़रूर है यहाँ पर, देखिए वोटर्स मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि यहाँ पर क्या मुद्दे रहने वाले हैं, किन मुद्दों पर आप वोट देंगे। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार गुप्ता। किन मुद्दों पे आप वोट देंगे? रास्ता तो आसान तीनों के लिए नहीं है, मुकाबला तो कांटे का हो रहा है। नहीं, आसान है हमारे लिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2019 में भी हम चुनाव जीत गए थे, मगर परमेश्वर चनी चूँकि बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सब एक साथ थी, इसलिए हम 1 लाख कुछ वोटों से हार गए थे। इस बार बहुजन समाज पार्टी चूँकि अलग से चुनाव लड़ रही है, तो हो सकता है परमेश्वर सैनी जी चुनाव जीत जाए। और धर्म के किन मुद्दों पर आज वोट दे रहे हैं? मेरा नाम अनंत कुमार अग्रवाल है। हम संगर इंटर कॉलेज के बाहर खड़े हैं। संभल में जो लोग मतदान कर रहे हैं वो संभल के हित के लिए कर रहे हैं, क्योंकि संभल में बहुत सारी मांगे हैं, संभल में बहुत सारी कमियां हैं जिन्हें पूरा करना है, और वो वही व्यक्ति कर सकता है जो संभल के हित में कार्य करे। अगर रूलिंग पार्टी का कोई व्यक्ति यहाँ पर जीतता है तो निश्चित रूप से संभल का विकास होगा, और मैं यही अपेक्षा करता हूँ जनता से कि वो संभल के हित में मतदान करें। तो विकास एक बड़ा संभल के मुद्दा विकास है। की बात कर रही है। एक सवाल रोजगार ये और है कि महंगाई जियाउर रहमान बर्क और पुलिस के बीच झड़प की एक खबर आई है। पूरा मामला क्या है, किस मामले को लेकर ये झड़प हुई, जरा उस घटना के बारे में बताइए। कहां ये झड़प हुई और क्या जानकारी फिलहाल उस मामले पर? जी बिल्कुल, जियाउर रहमान बर्क सुबह से ही अलग अलग पोलिंग बूथ पर जा रहे थे और वहां पर जो मतदान करने वाले मतदाता हैं उनसे भी बात कर रहे थे। तो उनका ये बड़ा आरोप है, जैसे कि समाजवादी पार्टी अलग अलग और जो जहां पे चुनाव चल रहा है वहां पर भी यही आरोप लगा रही है कि भाजपा जो है वोट करने नहीं दे रही है मतदाताओं को, और यहाँ पर जो बीपीओ मौजूद है उनसे लिस्ट छीनी जा रही है और वोट करने नहीं दिया जा रहा है। और यही जो है ये कहते हुए नजर आए जियाउर रहमान बर्क। और साथ ही साथ हमने देखा कि किस तरह से उनकी एक पुलिस से झड़प भी होती हुई नजर आई, जहां पर पुलिस जो है वो भीड़ को हटाने की कोशिश कर रही थी पोलिंग बूथ से। तो वहां पर हमने देखा कि जो है झड़प होती हुई नजर आई, क्योंकि जियाउर रहमान बर्क ये लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये बीजेपी का दबाव है, बीजेपी वोट नहीं देने दे रही है। वहीं बीजेपी भी आरोप के ऊपर प्रति आरोप लगा रही है कि समाजवादी पार्टी जो है गुंडागर्दी कर रही है, यहाँ पर डबल वोटिंग कराई जा रही है। तो इस तरह के आरोप प्रति आरोप का जो सिलसिला है वो हमें संभल में होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर बात की जाए तो मुकाबला कांटे का है, टक्कर का मुकाबला यहाँ पर नजर आ रहा है। जियाउर रहमान हक के पास जरूर मुकाबला कांटे का है। इला, एक सवाल, आपने बहुत सारे मतदाताओं से बात की, एक सवाल का जवाब दीजिए। जिस तरीके से मुस्लिम मतदाता गठबंधन की तरफ मुखर होकर वोट करते हुए नजर आए, क्या संभल में बीएसपी और इंडिया गठबंधन के बीच वो विभाजित होता हुआ दिखाई दे रहा है या वोट एक मुश्त है? आपकी रीडिंग क्या कहती है? जी देखिए, मुझे नहीं लगता है कि बसपा कुछ खास असर यहाँ पर संभल में डाल पा रही है, क्योंकि मैं बहुत से ये जो पोलिंग बूथ है वो मुस्लिम बहुल इलाके में नहीं आता, लेकिन मैं सुबह से बहुत से मुस्लिम बहुल इलाके में गई हूँ, वहाँ पे बहुत से लोगों से बातें की हैं और वहाँ पर जो लोग हैं कहीं ना कहीं लगा है कि एकजुट होकर के मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों में पहुँच। हमने कई सारी मुस्लिम महिलाओं से, मुस्लिम पुरुषों से भी बात करी है। तो हमें यहाँ पर अभी तक हमने जितने पोल सुबह से 4 से 5 पोलिंग स्टेशन हम लोग यहाँ जा चुके हैं संभल में, और हमने जितने पोल्स देखे और जितने लोगों से बातें की, हमें वोट बंटता हुआ नजर नहीं आया। तो जो बसपा के यहाँ पे प्रत्याशी हैं सौलत अली, वो कुछ खास असर करते हुए हमें तो अभी नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन कांटे की टक्कर है और 4 जून को साफ होगा कि जो सिंपैथी वोट जियाउर रहमान के पास है, क्या वो वोट में बदलेगा। जो सिंपैथी आज लोगों की है शफीकुर रहमान के निधन के बाद, उनके इंतकाल के बाद, तो क्या ये वोट बड़ी बात में बता रही है, बदलेगा? कह रही है कि मुस्लिम वोटों में
किसी भी तरह का विभाजन संभल में नजर नहीं आ रहा है। मुस्लिम बहुल सीट है और मुस्लिम वोटों में अगर विभाजन नहीं है तो ये इंडिया गठबंधन के लिए राहत की खबर हो सकती है, क्योंकि शफीकुर रहमान बर्क पिछली बार जब जीते थे तो समाजवादी पार्टी और बीएसपी एक साथ थी, मुस्लिम वोट एक साथ थे और यही वजह थी कि 50% से ज्यादा वोट के साथ शफीकुर रहमान बर्क जीते थे। तो अब की बार का जो वोटिंग पैटर्न है वो भी कुछ वैसा ही इशारा कर रहा है। हालांकि बीजेपी के समर्थन करने वाले वोटर कह रहे हैं कि मुकाबले में हम भी हैं, मुकाबला हम भी करेंगे, लेकिन 4 जून तक इंतजार करना होगा। यही अगर मैं जिस फिरोजाबाद सीट पर मौजूद हूं, यहां भी हम अलग अलग इलाकों में घूमे, यहां यादव मतदाता बहुलता में हैं और वो अक्षय यादव के नाम पर एकजुट नजर आए, क्योंकि पिछली बार 2019 में शिवपाल यादव अलग पार्टी बनाकर यहां खुद चाचा शिवपाल मैदान में थे, जो कि 99,000 वोट लेने में कामयाब रहे थे। खुद तो नहीं जीत पाए, लेकिन समाजवादी पार्टी के अक्षय यादव को जरूर हरा दिया था। अब की बार शिवपाल चाचा समाजवादी के साथ हैं, तो ये स्थिति है कि 28,000 के मार्जिन से जो बीजेपी ने सीट जीती थी, अब की बार चाचा के साथ होने की वजह से फिरोजाबाद में क्या रहेगा, इस पर सबकी निगाहें बनी होगी। अब बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में बारामती अब की बार सबसे दिलचस्प चुनाव है, क्योंकि यहां एनसीपी, असली एनसीपी कौन है उसकी विरासत बारामती के चुनाव से तय होगी। लेकिन सबसे पहले आपको महाराष्ट्र का वोटिंग परसेंटेज बता दें। महाराष्ट्र में 43% वोट पड़े हैं, जिसकी अगर हम डिटेल में बात करें तो सांगली में 41%, उस्मानाबाद में 41%, सतारा में 44% वोटिंग होने की खबर है और एवरेज 43%। मेरे सहयोगी राजेश इस वक्त सीधे बारामती से जुड़े हुए हैं। राजेश, बारामती का चुनाव वो चुनाव जो तय करेगा कि पवार की असली विरासत किसके पास है, जो तय करेगा कि असली एनसीपी कौन है, सिंबल भले ही किसी के पास हो। आपको ग्राउंड पर क्या नजर आया, बारामती कैसे वोट कर रहा है? बिल्कुल आपने सही कहा। जब से एनसीपी में टूट हुई है या शिवसेना में टूट हुई है, उसके बाद ये पहला बड़ा चुनाव है पवन, जो ये तय करेगा कि आखिर असली एनसीपी या असली शिवसेना किसके पास है। हालांकि हम बारामती में हैं, तो बारामती आज तय करने वाला है कि पवार साहब, शरद पवार साहब के साथ यहाँ की जनता है, बारामती की जनता है, या फिर उनके भतीजे अजीत पवार के साथ है। अगर बारामती की बात करें तो यहाँ जो यंग वोटर्स है, जितने यंग वोटर्स है, हमारी बात हुई है, जो 30 साल के नीचे है जो वोटर्स, वो अजीत पवार की तरफ अट्रैक्टेड दिखता है। उनको लगता है कि अजीत पवार के साथ फ्यूचर है, अजीत पवार सरकार में जा सकते हैं, मोदी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो उनके बारामती का विकास जो है वो और तेजी से होगा। वहीं जिन लोगों ने शरद पवार का काल देखा है, जिन लोगों ने शरद पवार को बारामती में काम करते देखा है, जिन लोगों ने शरद पवार को बारामती को गढ़ते देखा है, वो लोग शरद पवार के तरफ टिल्टेड नजर आ रहे हैं। वो शरद पवार को अपना नेता अभी भी मानते हैं। तो बारामती बटा हुआ है, जनता भी बटी हुई है, और किस पवार के साथ जाना है ये कल तक जनता तय नहीं कर पा रही थी, लेकिन आज वोटिंग का दिन है तो तय करना पड़ा जनता को। अगर मैं बारामती सीट की बात करूं तो सुप्रिया सुले यहां पिछले 3 बार से जीतती रही हैं। 2009 की बात करूं तो 3.25 लाख वोटों से जीती थी। 2014 में वो आंकड़ा घट के 70,000 हो गया, फिर 2019 में वो आंकड़ा बढ़ा और तकरीबन 1.25 लाख से जीती वो। बारामती विधानसभा क्षेत्र, ऐसे तो 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, लेकिन बारामती विधानसभा क्षेत्र जो है वो सुप्रिया सुले के लिए एक वरदान साबित होता था, क्योंकि यहाँ कभी वो 1.25 लाख से आगे निकल जाती, कभी 1.5 लाख से आगे निकल जाती और विरोधियों पर भारी पड़ती। लेकिन तब अजीत पवार उनके साथ हुआ करते थे, अजीत पवार उनके लिए प्रचार किया करते थे, लेकिन इस बार अजीत पवार उनके खिलाफ थे। अजीत पवार की पत्नी खुद खड़ी थी। तो बारामती विधानसभा क्षेत्र में कितना वोट किसे पड़ता है वो बहुत हद तक तय करेगा कि आखिर यहां से कौन जीतेगा। पवन। तो बिल्कुल राजेश, वो तय करेगा कि कौन जीतेगा, लेकिन एक फैक्टर ये भी है कि बीजेपी किसके साथ है वो भी बड़ा फैक्टर है, क्योंकि बीजेपी के वोट अगर ऐड होते हैं तो वो भी पवार की विरासत तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के अहमदनगर में थे। अहमदनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे कांग्रेस पर हमला बोला, होगी उसकी बात ब्रेक के बाद।